जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। और आज से बिल्कुल ही नई चीज़ शुरू होने जा रही है, वो है एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और आज का जो लेक्चर है वो है एनसीईआरटी हिस्ट्री के बारे में। क्लास 6 का हमने चैप्टर 1 उठा रखा है और इसको बहुत ही विस्तार से आप इसको देखिए। इंग्लिश में है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिस भाषा में आप समझ सकते हैं उस भाषा में इसको आप समझिए। लेकिन पहले मैं इसे शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी, वाई एनसीईआरटी एंड दैट टू आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6। इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि वेदर यू आर राइटिंग फ्रॉम एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर यू आर राइटिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन दैट इज एनडीए, सीडीएस, एएफकैट, और यू आर राइटिंग फॉर एसएससी दैट इज आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, या फिर एसएससी का जो भी सीपीओ सीपीएफ वगैरह का एग्जाम होता है वो दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, तो यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। चाहे यूपीएससी आप दीजिए या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम दीजिए, जो मेन आपका बेसिक प्लेटफॉर्म है, बेसिक फाउंडेशन है, वो है एनसीईआरटी। अब हम शुरू से जब पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय वी वर एक्चुअली नॉट श्योर, हम सिर्फ भाग रहे होते हैं कि हमें कैसे नंबर मिल जाए और हम पढ़ाई करके निकल जाएं। बट बाद के फेजेस में जब हम उस जगह पे पहुंचते हैं कि हमें अब डिसाइड करना होता है कि ओके, अब मेरा गोल ये है और मुझे आईएएस बनना है, या फिर मुझे पीसीएस बनना है, या फिर मुझे डिफेंस में जाना है, तो डिफरेंट तो उस समय हम पाते हैं कि जो भी स्टडी है वहाँ पे बिल्कुल ही बेसिक होती है। मतलब कि 6 से लेकर 12 से बाहर कहीं भी किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है। वो अलग बात है कि अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, तो वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। बाकी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो जो आपका बेसिक फाउंडेशन स्टोन है वो आपके 6th में पढ़ा है। इसलिए हम 6th क्लास की हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। और इसको क्रिएट किया है मेघा सिंह राठौड़ ने। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है इसका व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसका मतलब होता है कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, और हिस्ट्री में ये जो पूरी किताब है उसका नाम है आवर पास्ट, तो अगर हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ना जानना चाहते हैं तो फिर सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो कोई भी बात हुई, इफ़ द थिंग इज़ अ मैटर ऑफ पास्ट, पहले हुई है, चाहे वो काफ़ी नियर पास्ट में हो या काफ़ी डिस्टेंस पास्ट में हो, तो वो क्या है, व्हाट, वेयर, कहाँ हुई है, हाउ, कैसे हुई है, और व्हेन, कब हुई है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं पास्ट को जब हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वो। चलिए मैं आपको एक घटना बताता हूँ। इफ़ आई आस्क यू दैट व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंट, तो आपका आंसर बिल्कुल ही ऑब्वियसली होगा अगस्त 15, 1947। मैं पूछूं भाई कैसे पता है, ऑब्वियसली यू विल कोट यू बुक्स कि मैंने बुक्स में पढ़ा है। और मैं पूछूंगा ओके बुक्स तो ठीक है, बट व्हाट इज़ द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, किसी ने देखा है ऐसा? तो आई डोंट थिंक हमारे आप में से कोई भी, मतलब जिनके पेरेंट्स होंगे, अगर 47 में इंडिया आज़ाद हुआ है तो 3 साल उधर के हो गए 50 और 20, मतलब 73। तो हार्डली, मतलब बहुत कम लोगों के पेरेंट्स जो होंगे 73 के होंगे। तो आई गेस कि उनका भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है जिन्होंने देश को आज़ाद होते देखा है। तो फिर हमें ये चीज़ें सोर्सेस कहाँ से मिलती हैं? Of course we have got the government papers, we have got our constitution, every formation, सारी चीज़ें उस समय की हमारे पास गैजेट्स हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरप्रेट हो जाएंगी। अगर मैं हिस्ट्री को थोड़ा और पीछे ले चल के देखूँ, 1857 फर्स्ट जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इंडिया का, तब भी आप बताएंगे कि बिल्कुल उस समय भी गैजेट थी। और लेकिन मैं पूछूं कि उस समय लोगों का रहन सहन क्या था, तो ये वाली चीज़ें भी थोड़ी धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। मैं और थोड़ा पीछे ले जाऊं, पूछूं कि भारत में जो भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कब आया था? आप बिल्कुल बताएंगे 711 मोहम्मद बिन कासिम। मैं पूछूं उस समय भारत में लोगों का रहन सहन, खान पान, कैसे शासक थे, ये सारी चीज़ें, तो शायद आप चक्कर में पड़ जाएं, क्योंकि उस समय की जो बातें हैं वो या तो किसी ने लिखी हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो किसी का होगा ही नहीं। इतने 1300-1400 साल तक कौन जिंदा रहता है? ज़रा आप ही खुद दिमाग से सोचिए। और पीछे ले जाएं, भारत पे आक्रमण करने वाला फर्स्ट आर्म्ड इन्वेडर कौन था? डैरियस फर्स्ट, 519 बीसी, 518 बीसी की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय तक तो कोई भी अलाइव भी नहीं होगा। सोचिए 2500 साल पहले की बात हो रही है। तो लेकिन ये सारी सोर्सेस हमें कैसे पता चलती हैं? तो इन्हीं को जानने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब हम अपने हिस्ट्री को
जानने के लिए अपने पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले किसी भी टाइम पीरियड की बात अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जानेंगे कि लोग जो थे वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे मकानों में रहते थे, हंटर्स थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट थे, प्रीस्ट, क्राफ्ट्समैन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन या साइंटिस्ट, मतलब उनका व्यवसाय क्या था। उसके अलावा क्या वो राजा थे या क्या वो नॉर्मल व्यापारी थे, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। उस समय के बच्चे किस तरह का गेम खेला करते थे। आज के बच्चे जो हैं यूजुअली अपना टाइम जो है वीडियो गेम या फिर कई सारी चीज़ें खेल करके निकाल देते हैं। ग्राउंड में बहुत कम जाते हैं बच्चे। उस समय क्या होता था जब ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि कैसे किस टाइप का म्यूज़िक होता था, एंटरटेनमेंट के सोर्सेस क्या होते थे, प्रोफेशन क्या होता था, जो एक हायरार्की लेवल था, कौन किंग होगा कौन, ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें बात करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेयर डिड पीपल लिव। तो जब वेयर डिड पीपल लिव की बात आती है तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमने एक मैप दे रखा है। ये मैप जो है ये फिजिकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट है। व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट? बिल्कुल नहीं सोचने वाली बात है। हमने तो सुना है अभी तक कॉन्टिनेंट होते हैं, और कॉन्टिनेंट में सब कॉन्टिनेंट कहाँ से है? बिल्कुल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एक तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। जब मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहूँ तो उसका मतलब मेरा इंडिया से है, पाकिस्तान से है, नेपाल, भूटान, ये अगल बगल से है, श्रीलंका ऑफ कोर्स। लेकिन जैसे ही मैं पूरा साउथ एशिया कहूँ तो साउथ एशिया में और भी चीज़ें आ जाएंगी, और उसके साथ उसके कुछ नीबर्स भी आ जाएंगे। मतलब कि अगर साउथ एशिया की मैं पूरी बात कर रहा हूँ तो जो भी हिस्सा, जो कि ये बिल्कुल ही एक अलग है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और पूरे हिल और माउंटेन, और पूरा एक साइड आप देखिए कि ये वाला साइड ये पूरा वाटर है, और ये साइड पूरा आपका हिली रीजन है, इसलिए इसको एक सब कॉन्टिनेंट कहना मजबूरी हो जाती है। तो अब इसमें जब हम पढ़ाई करेंगे तो इसमें सिर्फ साउथ एशिया के बारे में नहीं जानेंगे, इसमें हम इंक्लूड करेंगे अफगानिस्तान को भी, इसमें थोड़ा सा ईरान के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं वो इंडिया से कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरीके से। ग्रीस के बारे में जानेंगे, और ऐसे ही दूसरे वाले साइड में हम आएंगे तो इधर के भी जो थाईलैंड्स वगैरह हैं, इन सब के भी बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो बात उठती है कि अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा आप देखिए बिल्कुल ही यहाँ पे सेंटर जो है हमारा बिंद, हिमाचल, ये जो बिंद वाला पर्वत है, यहाँ पे बिंद के नीचे जो है यहाँ पे नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर, राइट। तो नर्मदा को लोग क्यों, किस लिए जानते हैं? सबसे पहला कि भारत में या कहीं भी आप पाएंगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, आई एम स्पीकिंग अबाउट बिग सिटीज़, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब प्रिमिटिव थे तो पहले उनको पानी के पास रहना, एक तो पीने का पानी मिल जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा, फिर खाना पकाने के लिए अगर वो खाना पकाना शुरू कर दिए तो उसके लिए पानी मिल जाएगा, हर्डर्स हैं तो जानवरों के लिए पानी मिल जाएगा, एग्रीकल्चरिस्ट अगर धीरे धीरे वो फार्मर्स हो गए हैं तो खेती के लिए पानी मिल जाएगा। उसके अलावा चूँकि लैंड पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है, अगर धीरे धीरे अपना कैनोय बना करके भी वो पानी के थ्रू जा सकते हैं, तो आप पाएंगे कि आज की भी जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं वो सारी की सारी अधिकतर किसी न किसी बिग रिवर के किनारे पे ही बसी हुई है। अब ये जो रिवर वाला जो चक्कर है वो आज से नहीं है, लगभग सेवरल 100,000 ऑफ ईयर्स से है। अब उस समय जो यहाँ पे लोग रहते थे, मैं खासकर नर्मदा वाले जोन की मैं बात कर रहा था, इस वाले इलाके की, उस समय पीपल कैसे थे? एक तो वो स्किल्ड गेदरर्स थे, खाना बदोश थे, खाना इकट्ठा करते थे, बट दे एक्चुअली न्यू कि भाई कहाँ से अगर कुछ निकालना है तो कैसे उसको खोद के निकालना है, सो दे वर लिटिल स्किल्ड। उसके अलावा कई सारे हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे, और जो उस रीजन के, चूँकि नर्मदा और उसके जस्ट बगल में हमारा बिंद जो माउंटेन्स है वो है, तो वहाँ पे चारों तरफ से फॉरेस्ट थे, तो वो फॉरेस्ट से कैसे चीज़ों को, फलों को ले लेना है और रूट्स को कैसे कलेक्ट करना है,
ये सारा काम वो करते थे। उसके बाद उसमें से कुछ एक और थे जो कि एनिमल्स की हंटिंग भी करते थे, दे हंटेड एनिमल्स। अब हमने जान लिया नर्मदा के बारे में। अब यहीं पे थोड़ा सा और हम जानेंगे कि अगर हम सुलेमान की बात करें, सुलेमान और किरतार हिल्स की, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हम जानते हैं कि ये वाला हिस्सा, ये हमारा, तो ये हमारा इंडिया का एक ये हो गया, ये बगल में पाकिस्तान हो गया, ये हो गया हमारा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले रेंजेस हैं उसको बोलते हैं हिंदू कुश माउंटेन रेंज, राइट। अब हिंदू कुश माउंटेन रेंज के पास ही आप देख सकते हैं कि जो खासकर इनका हमारा बलूचिस्तान वाला इलाका है, राइट, यहाँ पे, तो यहीं पे ये सुलेमान हिल्स हैं और इसी के बगल में किरतार हिल्स हैं, जो कि आपके अफगानिस्तान से लगते हुए और धीरे धीरे हमारे ईरान की बॉर्डर को भी टच करते हैं। तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ सुलेमान और किरतार हिल्स की। ये वो जगह हैं जहाँ पे आज से लगभग 8000 ईयर्स अगो फर्स्ट टाइम इंडिया में एग्रीकल्चर हुआ था, राइट। कितनी बड़ी बात है। यहाँ के लोग शिप्स को रियर करते थे, मतलब भेड़े पालते थे, बकरियाँ पालते थे, कैटल भी पालते थे और गाँव में रहते थे। उसके अलावा थोड़ा सा और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ इन हिल्स की, देखिए गारो हिल्स है यहाँ पे, गारो हिल्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये हैं गारो हिल्स। मेघालय वाला हिस्सा है, नीचे आपको आसाम मिल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में आसाम वगैरह। तो वहाँ पे आप पाएंगे कि अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गारो, फिर यहाँ पे जयंतिया और खासी हिल्स मिलती हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। तो अब इस जगह पे ले लीजिए, और ठीक मैंने आपको नर्मदा के ऊपर जो विंध्या रेंज का मैं बात बताया था, ये वाला, अब ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। याद रखिए सुलेमान और किरताल हिल्स वाले एरिया में लगभग आज से 8000 साल पहले, ये 6000 BC पहले खेती शुरू हुई थी। और जो मैंने गारो हिल्स और दूसरा बताया आपको विंध्या, जो विंध्या माउंटेन रेंजेस के आसपास वाली जगह हैं, वो जगह ऐसी थी जहाँ पे सबसे पहले, जो भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, राइस एक तरह से माना जाता है कि यहाँ का स्टेपल फूड है, ये जो चीज़ है वो सबसे पहले यहीं पे उगाई गई थी। कहाँ पे? विंध्या रेंजेस में। मतलब देखिए कि ये चीज़ें कैसे जो है फ्लोरिश हुई हैं। अब थोड़ा सा और हम आगे आपको ले चलते हैं। अब हम जानेंगे कि गंगा के बारे में क्या कहानी है। आप देखिए कि पूरा भारत हो गया, अब गंगा और जो गंगा की ट्राइब्यूटरी सोन है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे आपको गंगा ये मिल गई। गंगा यहाँ पे आपके उत्तराखंड में ही गंगोत्री से शुरू होती है, उसके बाद से यहाँ पे हरिद्वार में आकर के मेन लैंड में मिलती है, और उसके बाद से फिर यूपी वगैरह वाले कुछ हिस्सों से लेकर के फिर बिहार, वेस्ट बंगाल और जाके लास्ट में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब इसी गंगा और इसकी एक ट्राइब्यूटरी है जो कि इसको नीचे साउथ साइड से ज्वाइन करती है, उसको हम कहते हैं, यह है सोन रिवर। तो गंगा की ये ट्राइब्यूटरी है। अब यहीं पे गंगा के साउथ वाले साइड में, मतलब यहाँ पे नीचे वाले साइड में आप पाएंगे कि बहुत ही एक जाना पहचानी जगह थी, और आपने बहुत ही इसके बारे में सुन रखा होगा अगर आप जानते हैं तो। ये वाला है हिस्सा जिसको हम कहते हैं मगध। अब ये मगध एम्पायर था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और आज का मगध आज के बिहार में स्थित है। मगध इतना पावरफुल था कि इसका पावर धीरे धीरे, आप लगभग 500 से स्टार्ट करें, 500 BC से, मतलब मैं बात कर रहा हूँ बिंबिसार की, अजातशत्रु की, उसके बाद से जो आपका शिशुनाग वंश था, तो ये सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य आए, अशोक आए, और इस मगध का शासन धीरे धीरे फैलते फैलते अफगानिस्तान से लेकर के ये पूरे हिस्से में फैल गया था। तो
ये जानकारी हमने ले ली। उसके अलावे हम जानेंगे कि अगर हम इंडस रिवर की बात करें और इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आ जाएंगे इंडस, राइट। देखिए आप, ये जो हमारा ऊपर वाला पंजाब वाला हिस्सा है और इंडस यहीं पे आपको मिल जाएगी। ये देखिए इंडस रिवर। अब इंडस रिवर में कौन कौन सी नदियाँ ज्वाइन हो रही हैं, देखिए यहाँ पे सतलज है, रावी है, चिनाब भी है, झेलम है, ये सभी आ करके इंडस में हमारी मिलती हैं। अब इसकी जो छोटी छोटी हमारी ट्राइब्यूटरीज थी, लगभग आज से 4700 ईयर्स अगो, 4700 ईयर्स अगो मतलब 4700 ईयर्स अगो की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पे कई सारी सिटीज बनी इस सिंधु के किनारे। सिंधु, जिसको कि हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यताएं थी उसकी बात हो रही है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप पाएंगे कि ये बहुत ही अच्छा वेल एस्टेब्लिश सिटी थी और ये सिंध के आसपास ही फ्लोरिश हुई थी। 4700 पहले मतलब 2000 अभी का हटा दीजिए, फिर 2700 साल पीछे 00 से जाएंगे तो हम जानते हैं कि भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं थी। कुछ जो है विद्वान कहते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि लगभग हमारे 2700 से लेकर के और 1700 थी, और आर्य जो हैं ये लगभग धीरे धीरे 1700 में आना शुरू हो गए थे। कुछ एक कहते हैं कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं 2500 से लेकर के 1500 बीसी के आसपास थी। ये भी जो भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बीसी की बात कर रहा हूँ, तो बीसी के आसपास थी। आर्य जो है 1500 बीसी में आए थे। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए जरूरी है, इंडस रिवर और इसकी ट्राइब्यूटरीज इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो अभी तक की सबसे अच्छी सभ्यता फ्लोरिश हुई थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, वो यहाँ पे है। उसके बाद उससे लगभग 2000 सालों के बाद, 2000 सालों के बाद अगर मैं कहूँ, मतलब कि लगभग मैं बात कर रहा हूँ कि 500 बीसी की, वो उस समय जो गंगा की ट्राइब्यूटरीज और जो सी कोस्ट थे इस वाले एरिया में धीरे धीरे लोग पावरफुल होना शुरू हुए। यहाँ 16 महाजनपद्स की बात हो रही है। धीरे धीरे मतलब हिस्ट्री को क्या है, आपको क्या है, धीरे धीरे एक दूसरे से जोड़ते हुए चलना है। तो जो 16 महाजनपद थे मैंने अभी अभी बताया, उसमें कई सारे थे। मगध था, मगध सबसे प्रोमिनेंट था। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी फ्लोरिश हुई। बाद में आर्यों के आने के बाद से वो पता नहीं क्या रीजन्स रहे होंगे, डिफरेंट चीज़ें हैं वो। उसके बाद से गंगा की जो वैली थी और धीरे धीरे जो सी कोस्ट के पास थे वो जगह हमारी फ्लोरिश होनी शुरू हुई थी। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इस पूरे पीरियड के दौरान आप पाएंगे कि जो लोग थे वो सब कॉन्टिनेंट में इधर से उधर ट्रैवल करते थे। अब जितने भी हिल्स थे, मतलब हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सी, सारों से होकर के लोग जर्नी करना शुरू किए। और ये कभी इम्पॉसिबल नहीं, ऐसा लोगों ने क्यों किया? कुछ तो नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, कहीं पे फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो फ्लड आया तो सूखे वाले इलाके में गए, ड्रॉट आया तो धीरे धीरे जो मतलब वैली सिविलाइजेशंस थी गंगा के आसपास, जो गंगा की घाटियाँ वगैरह हैं, वहाँ पे लोग धीरे धीरे पहुँचना शुरू कर दिए। कुछ एक बड़ी बड़ी आर्मी को लेकर के हमारे यहाँ पे आए, या एक जगह से यहीं पे छोटे मोटे किंगडम थे दूसरे जगह पे गए, और वहाँ पे बस सिर्फ सत्ता की लोलुपता के नाम पे, कुछ ज़मीन को जीतने के नाम पे, कुछ मर्चेंट्स थे, मर्चेंट मतलब जो व्यापारी थे वो कारवां से। तो इस तरह से लोग जो हैं भारत में बाहर से, भारत के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह पे लगभग हमेशा से ट्रैवल करते ही रहे। वो गाँव से गाँव गए, टाउन से टाउन गए, और ऐसे ही कई जगहों पे जहाँ जहाँ पे रुके वहाँ पे उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए और रास्तों के बारे में बताया। कुछ लोग उनमें से जो भी घूमते थे वो उन जगहों के बारे में रिकॉर्ड रखे जाते थे। उसमें से कुछ एक ऐसे थे जो कि ऐसे स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, घूमने के लिए ही ये जाते थे कि नई नई जगहों को हम एक्सप्लोर करेंगे। और इस तरह से ये आइडिया आया दैट हाउ पीपल मूव्ड,
हमने जाना कि लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा की घाटी से हमने शुरू किया और उसके बाद से हमने जाना कि जो खासकर सुलेमान और किरतार वाला जो हिस्सा था, जो हमारा ऊपर वाला जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है पाकिस्तान का, उस समय इंडिया का हिस्सा था, वहाँ पे 8000 साल पहले कैसे कृषि शुरू हुई। उसके बाद से हमने जाना कि कैसे धीरे धीरे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं, जो सिंध के पास वाला एरिया लगभग 4700 ईयर्स अगो वो फ्लोरिश हुआ। वहाँ के बाद से गंगा की वैली कैसे ये हुई, लोग कैसे एक दूसरे जगह से दूसरे जगह पे गए। अब इस तरह से लोग ट्रैवल करते रहे, लेकिन आज भी लोग ट्रैवल करते हैं। अब आज भी जो लोगों का ट्रैवल है वो कई एक चीज़ों के नाम पे होता है। आज भी और पहले भी कईयों ने फ्रंटियर्स बॉर्डर को क्रॉस कर दिए, कुछ ने माउंटेन्स को स्केल कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन था चाह, चाहे वो नई ज़मीनों की चाह हो या फिर अपनी जान बचाने के लिए या फिर जो भी नेचुरल डिजास्टर थे उससे बच के सही जगह पे पहुंचने की चाह हो। तो ये सारी चीज़ें की वजह से लोग ट्रैवल करते रहे। आज जो है, आज भी रोजगार के चक्कर में और इन सब चीज़ों की वजह से लोग आज भी ट्रैवल करते हैं और ये ट्रैवल का फ़ायदा भी हुआ है। इस ट्रैवल से क्या हुआ कि अलग अलग के जगह के कल्चर हमारे इंडिया में आए और हमारा कल्चरल ट्रेडिशन जो हुआ काफ़ी इनरीच्ड हो गया। लोगों ने धीरे धीरे स्टोन्स को कैसे नए तरीके से कार्व करें, नए नए म्यूज़िक कैसे बनाएं, नए तरीके से खाना कैसे बनाएं, ये आज से लगभग 100 साल, सैकड़ों साल पहले इन चीज़ों को, चूँकि ये शेयरिंग हुई, लोगों का ट्रैवल हुआ, उसकी वजह से लोगों ने इसके बारे में अच्छी जानकारी ले ली। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि कुछ नेम ऑफ द लैंड। भारत को हम कहते हैं कि भारत भारत है, राइट। और दूसरा जो शब्द आता है वो आता है इंडिया का। इंडिया और भारत दो नाम दिया जाता है। अब ये जो इंडिया आया है वो इंडस से आया है और इंडस हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं सिंधु को। सिंधु नदी, सिंधु नदी हम जानते हैं, वही सिंध। और सिंध जो है सिर्फ एक नदी, अभी तो फिलहाल उसका नॉमेनक्लेचर है, एक सिंध है। और हमने जाना कि कई सारी उसकी छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज थी और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास ही फ्लोरिश हुई थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं। लेकिन संस्कृत में सिंध का मतलब होता है सी, सागर। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कुछ एक विद्वानों के हिसाब से, जो हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं कि आर्य जो हैं भारत में दूसरे जगहों से आए। अब जब आर्य आए तो हो सकता है कि उस समय हिमयुग तुरंत ही खत्म हुआ हो, बहुत जगहों पे पानियाँ थीं। अब जो अभी का सिंध नदी जो काफ़ी धीरे धीरे, मतलब आप पाएंगे कि धीरे धीरे पतली होती जा रही है, पानी घटता जा रहा है, वो एरिया धीरे धीरे मरुस्थल में बदलता जा रहा है। उस समय वहाँ पे बहुत अच्छा उसमें वाटर कैरेज था, बहुत अच्छा था, इसलिए वो चीज़ें काफ़ी फ्लोरिश हुई थी। तो जब आर्य आए तो सबसे पहले उसी वाले इलाके में रह गए। अब आर्यों के बाद दो जगहों के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत हिंदुस्तान क्यों है, इंडिया क्यों है, इस नाम से क्यों है। तो सबसे पहले हम इंडिया वाला, मैंने बताया इंडिया बना है इंडस से, जो कि इंडस रिवर है, और इंडस बना है सिंधु से, जो कि सिंधु को कहा जाता है। और सिंधु का मतलब संस्कृत में होता है सागर। जब आर्य आए तो वहाँ पे पानी का विशाल स्रोत था जो सिंधु नदी थी। आर्यों ने ही उसको नाम दिया कि ये सागर है, लेकिन एक्चुअल में वो एक नदी हुआ करती थी। तो वो लोग वहाँ पर रहने लगे। बाद वाले समय में कुछ अलग जगहों से हमारे यहाँ पे लोग आए। वो जगह कौन कौन सी थी? वो थे ईरान और ग्रीस। अगर हम अपने एटलस को देखें कि ईरान और ग्रीस कहाँ है, तो आपने देखा था पुराने वाले में कि जहाँ पे हमारा पाकिस्तान वाला एरिया ख़त्म हो रहा था, उसके जस्ट ऊपर आप पाएंगे कि अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान से लगे लगे जो आप ये हिस्सा आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको ईरान मिल जाएगा, ईरान। अब ईरान के बाद यहाँ पे नीचे ये कैस्पियन सी वाला हिस्सा है और धीरे धीरे हमारा यहाँ पे गल्फ़ है और यहाँ पे ब्लैक सी हो गया। और जो मेडिटेरियन सी आप ये पाते हैं, इस मेडिटेरियन सी में ही ऊपर वाले हिस्से में हमारा यूरोप हो गया और नीचे वाले हिस्से में अफ्रीका हो गया। यहाँ पे एक ग्रीस है।
तो ये ग्रीस और ये ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत पे अटैक करने वाला फर्स्ट आर्म्ड इन्वेडर, पहला हथियारबंद और सेना लेकर के आक्रमण करने वाला व्यक्ति जो था वो ईरान से था। उसका नाम है डारा फर्स्ट, या इंग्लिश में हम उसको कहते हैं डारियस फर्स्ट, हिंदी में कहते हैं उसको दारा प्रथम, राइट। तो ये लोग जब इंडिया पे अटैक करते हैं, आते हैं, तो वहाँ पे आप पाते हैं कि जो आर्य रह रहे होते हैं सिंधु नदी के आसपास, उन लोगों को वो सिंधु कहना शुरू करते हैं कि भाई जो सिंधु के पास रहता है वो सिंधु है। अब ईरानियन जो बोलचाल की भाषा है उसमें श को ह प्रोनाउंस करते हैं और धीरे धीरे वो सिंध से इंडस हो जाता है, हिंदूज हो जाता है, हिंदूज। उसी की वजह से जो हमारा वैदिक धर्म है, धीरे धीरे, चूंकि वैदिक धर्म को मानने वाले लोग सिंध के पास रहते थे, जब ये ईरानी आए तो इन्होंने कहा कि इंडस है, हिंदू है, हिंद, सौ को ह कह दिया तो वो हिंदू हो गए। एक्चुअल में ये धर्म जो है वो वैदिक धर्म है। धीरे धीरे उस रिवर की वजह से वहाँ का जो नाम था वो हिंदोस से इंडस हुआ और इंडस से बाद में अंग्रेजों के टाइम में ये इंडिया बन गया। तो आपने जाना कि ये इंडिया कहाँ से पड़ा, अब जानिए भारत कैसे पड़ा। जब आर्यों का एडवेंट भारत में हुआ, इसको बिल्कुल ही आप एक स्टूडेंट की तरह लीजिए, डू नॉट टेक कि भाई मतलब आर्य तो यहीं के रहने वाले हैं और ये हैं। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ कुछ एक ऐसे हिस्टोरियन की जो कि काफ़ी जाने माने हैं उनकी मैं बात बता रहा हूँ। अब उसके बारे में अगर कोई और दूसरी बातें हैं तो दैट विल बी क्लैरिफाइड एंड दैट विल कम इन द टेक्स्ट, उसको हम पढ़ लेंगे, फिर वो अलग बात है। लेकिन आप जानिए आर्यों का जब भारत में एडवेंट हुआ, तो भारत में एडवेंट उनका कब होता है, कुछ एक कहते हैं कि 1700 BC में, कुछ एक कहते हैं 1500 BC में। तो जब आर्य आए तो अपने साथ ऋग्वेद लेके आए थे। ऋग्वेद में टोटल जो है हम जानते हैं कि 10 मंडल हैं, और ये जो आर्य हैं ये एक ही फैमिली के नहीं थे, अलग अलग जगहों से इन्होंने भारत में प्रवेश किया और इनकी अलग अलग प्रक्रिया थी। उसी में से एक ग्रुप था आर्यों का जिनका नाम था भारत, जो कि नॉर्थ वेस्ट वाले साइड में रहते हैं। और इसके भारत जो कबीले के, भारत एक कबीला था, उस कबीले के लोग नॉर्थ वेस्ट साइड में जो अभी का पाकिस्तान वगिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे रहते थे, आर्य थे। और इसके बारे में हमारे ऋग्वेद में साफ साफ लिखा गया है। अब ऋग्वेद क्या है, संस्कृत में ये लिखा गया है और 3500 साल ये लगभग पुराना है। बाद में ये जो कबीले का नाम था, आर्यों के कबीले का नाम था भारत, जिसमें भारत जो भी ग्रुप के लोग रहते थे, यही नाम पूरे कंट्री को दे दिया गया और हमारा कंट्री हो गया भारत। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम और आगे चलते हैं। हम जानेंगे कि हम अपने पास्ट को कैसे जानते हैं। तो पास्ट को जानने के लिए अब जो सारी बातें हैं मैं बता रहा हूं आपको कि भारत है, ईरानियों के टाइम में इसको पहले सिंधु के नाम से हिंदू हुआ और हिंदू के नाम से इंडस हुआ और अंग्रेजों के टाइम में इंडिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं पे तो कहीं कुछ लिखा जाता होगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही बहुत पुराने समय में भी ये चीज़ें लिखी जाती थी। उस समय के जो लोग थे, जो भी चीज़ें वो सर्च करते थे, उसको पढ़ते थे, उसको वो कहते थे मनुस्क्रिप्ट। और मनुस्क्रिप्ट जो है वो आज से लगभग हजारों साल पहले जो थी होती थी। मनुस्क्रिप्ट इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसमें मनु शब्द का अर्थ हाथ होता है, यह हाथ से ही लिखी जाती थी, इसलिए इसको मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। लिखी किस पे जाती थी? पाम लीव्स, आप जानते हैं पाम लीव्स मतलब कि जो ताड़ के पत्ते होते हैं उसको उतारते थे, या फिर एक स्पेशल बर्च नाम का एक पौधा होता था, उसकी जो खाल होती थी उस पे ये लोग उकेर उकेर के लिखते थे। उसके बाद उसको कंपाइल करके एक साथ बांध दिया जाता था और वही जो चीज़ होती थी वो हमारी मनुस्क्रिप्ट होती थी, हाथ से लिखी होती थी, इसलिए उनको हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मनुस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। आप इसकी अगर कुछ एक भाषा
को पढ़ने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि ये संस्कृत ही है, लेकिन इसमें इनमें से कई सारी चीज़ों को आप शायद ना पढ़ पाएँ। तो एक तो तरीका हमने जाना कि हम अपने पास्ट को कैसे जानते हैं कि कुछ ना कुछ मनुस्क्रिप्ट किसी भी एक टाइम पीरियड का लिखा हुआ तो स्रोत है, उससे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि धीरे धीरे ये मनुस्क्रिप्ट जो है वो रही नहीं। कुछ एक को तो कीड़े खा गए, कुछ ऐसे डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि पेड़ के पत्तों को वो करके तो अगर सूखा टूटा तो वो वैसे ही उसमें की लिखी हुई चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। कुछ एक जो सरवाइव कर गए हैं वो आज भी हमारे टेम्पल्स में या फिर जो बौद्ध मोनास्ट्रीज हैं वहाँ पे लगभग रखे गए हैं। अब ये सारी बुक्स जो हैं, मनुस्मृतियाँ हम हिंदी में अगर इनको कह दें या मैन्युस्क्रिप्ट कहें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लगभग एक ही मतलब कई एक सब्जेक्ट के बारे में बताती हैं। जैसे उस समय के लोगों का क्या धार्मिक मान्यता थी, क्या वो धार्मिक कार्य करते थे, राजा कैसे रहता था, इवन दवाइयों के बारे में भी मनुस्क्रिप्ट में लिखा है, साइंस में उस समय का विज्ञान कैसा था ये भी लिखा है। उसके अलावा उस समय एपिक्स महाकाव्य होते थे, इसके बारे में लिखा है, पोएम होते थे, प्लेज होते थे, आज के जो नाटक होते हैं वो भी होते थे। अधिकतर जो आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगे वो ज़्यादातर इसमें संस्कृत में लिखे गए हैं और कुछ एक हमारे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जो कि उस समय वहाँ पे साधारण लोगों के बोलचाल की भाषा थी। क्या थी? प्राकृत, राइट। और कुछ एक जो है तमिल में लिखे हैं। मतलब 3 भाषाएं एंशिएंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ होती थी। अधिकतर मनुस्क्रिप्ट जो है आपको मिलेंगे किस भाषा में? संस्कृत में। कुछ एक मिलेंगे प्राकृत में, कुछ एक मिलेंगे आपको तमिल में। इनमें क्या क्या सी चीज़ें हैं आपने बिल्कुल अच्छी तरह जान लिया। उस समय के लोगों की क्या धार्मिक मान्यताएं थी, रिलीजियस बिलीफ क्या थी, क्या क्या वो धार्मिक कर्मकांड करते थे, प्रैक्टिसेस करते थे, राजा कैसे रहता था, मेडिसिन कौन कौन से थे, साइंस उस समय क्या डेवलप था, विज्ञान किस हद तक गया था, उसके अलावा पोएम क्या थे, एपिक्स क्या थे, प्ले क्या थे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी उसमें। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि सिर्फ मनुस्क्रिप्ट पे ही ये चीज़ें नहीं लिखी हैं। अब कुछ एक ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, आपको काफ़ी हैरानी होगी। कई बार तो ये जो स्क्रिप्ट है या इंस्क्रिप्शन कहते हैं जब हम किसी चीज़ को जब कहीं पे उकेर के लिखते हैं तो वो हार्ड सरफेस पे लिखे गए हैं। अब हार्ड सरफेस कैसे? या तो स्टोन्स पे लिखे गए हैं या फिर मेटल पे लिखे गए हैं। कभी कभी क्या होता था, आज भी अब ये जो चीज़ें हैं इंस्क्रिप्शंस या फिर रॉयल एडिक्ट्स, ये एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि अभी के टाइम में जो भी गवर्नमेंट है, व्हेन इट पासेस अ लॉ और रूल्स और एनी ऑर्डर which public should follow. So what they will do? First it will be passed in the Lok Sabha or Rajya Sabha, thereafter subsequently it will be passed in the other one, thereafter it will go for the signing of the signing from the President of India, thereafter it becomes act, law, whatsoever else. तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं किताबों में हैं या फिर हमारे ऑनलाइन चीज़ें जो हैं, जहाँ पे भी चूँकि ई गवर्नेंस धीरे धीरे हो रहा है तो ये सारी चीज़ें वैसे मेंटेन होती हैं। लेकिन उस टाइम में जो भी रॉयल्स होते थे वो कुछ एक जो अपने ऑर्डर्स होते थे वो आप पाएंगे कि पत्थरों पे उकरवा देते थे, स्टोन्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर। तो ये सब काम वो कराते थे। उसके अलावा आपको कुछ एक और मिल जाएंगे। लगभग इसमें से आपको देखिए कि लगभग 2250 ईयर्स अगो का एक कांधार का, जो कि अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, वहाँ पे एक इस टाइप का इंस्क्रिप्शन मिला है। स्टोन पे ये उकेरा गया है। स्टोन पे क्यों? स्टोन पे क्यों नहीं उस समय मनुस्क्रिप्ट पे लिखा गया? क्योंकि उस समय के राजाओं को लगा था कि अगर इस टाइम में पब्लिक को फॉलो करना है एंड इफ़ दे वांट दैट देयर वर्ड शुड बी एटलीस्ट परमानेंट टिल दे सर्वाइव, तो इसलिए उसको ऐसी जगह पे लिखना है कि वो ख़त्म ना हो, इसलिए स्टोन पे लिख देते थे।
ये चीज़ें मिल जाएंगी। 2250 साल पहले का अशोक का लिखा हुआ, मतलब कि ये बीसी की बात हो रही है, 250 बीसी के आसपास का, और ये इस पे नाम जो उकेरा गया है वो भी अशोक का है। इसका मतलब ये है अशोक जो कि मगध का शासक था, धीरे धीरे उसकी शासन व्यवस्था देखिए कंधार तक फैली हुई थी, मतलब उसका राज कंधार, नीचे इधर हमारे साउथ में भी काफ़ी हिस्सों में वो गया था। तो लोग क्या करते थे कि खासकर जो भी चीज़ें होती थी उसको गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते थे, उसको मेटल पे या रॉक्स पे, स्टोन्स पे वो करवा देते थे। उसके अलावा कुछ राजा लोग ये भी काम करते थे कि जो जो काम उन्होंने किए हैं, चाहे किंग हो या क्वीन हो, उसको भी वो लोग उकेर देते थे। नेक्स्ट, दूसरा हम जानेंगे कि आपने देखा कि कैसे ये कांधार अफगानिस्तान में जो भी चीज़ हमें मिली है उस पर नाम लिखा गया है किसका? अशोक का। अब इसके ऊपर लिखा क्या गया है? क्या कोई इसको पढ़ पाया है? बिल्कुल ही इसको पढ़ा जा चुका है, बट हम आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे। अब इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, जब किसी स्टोन वगैरह या कहीं पे कोई भी चीज़ अगर लिखी है, चाहे वो मनुस्क्रिप्ट पे लिखी हो, स्टोन्स पे लिखी हो, तो जब भी लेटर और साइन का यूज करके चीज़ें लिखी जाती हैं, वी कॉल इट स्क्रिप्ट। एनीथिंग विच इज वेदर रिटन, इंस्क्रिप्टेड, और किसी तरह से मतलब उसमें लेटर लिखिए, उसमें साइन बनाइए, किसी मतलब घोड़े का, चिड़िया का, शेर का, तो ये सारी चीज़ें आप बनाइए। और इस तरह से जो बनाई जाने वाली चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट। जब हम उस स्क्रिप्ट को, जो भी चीज़ लिखी गई है, जब हम उसको पढ़ते हैं या फिर जो चीज़ लिखी गई है उसको हम बोलते हैं, तो वो स्क्रिप्ट बन जाती है लैंग्वेज। तो मैंने जो बताया कि 2250 साल पहले का जो कंधार में, अफ़गानिस्तान में अभी के जो हमारा स्टोन के ऊपर ये एडिक्ट मिला है, उस पर अशोक का नाम लिखा है। इसका मतलब अशोक जो है वहाँ पे पहुँचा होगा और एटलीस्ट उसका सिक्का जमा होगा, तभी तो उसने ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये कराई हैं। इसके ऊपर कौन कौन सी भाषाएं हैं, इसमें आप पाएंगे कि 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं इसमें और 2 डिफरेंट लैंग्वेज है। ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा आपका ये है ग्रीक, और नीचे वाला हिस्सा यह है हमारा अरामाइक। क्यों है ऐसा? वाई ग्रीक? ग्रीस तो यहाँ से बहुत दूर है। जानिए कि भारत पे आक्रमण जब ग्रीक्स ने किया तो ग्रीक्स कौन था? आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर आया था लगभग 326 बीसी के आसपास। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, राइट। धीरे धीरे जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन को उसने पाया लगभग 321 बीसी में, उसके बाद से 310 बीसी में आता है सेल्यूकस निकाटर। It's not actually required now, but I'm just giving you so that it becomes interesting and you will like it, कि थोड़ा कहानी सुनते हुए, चीज़ों को रिलेट करते हुए चलें, तब हमें पता चलेगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये ग्रीक में कैसे लिखा जाता है। जो चीज़ अफगानिस्तान में मिले वहाँ पे ग्रीक वाली भाषा लिखने का क्या मतलब है। तो आप पाएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब हराया सेल्यूकस निकाटर को लगभग 310 बीसी में, फिर उसकी डॉटर से शादी की, और जो ग्रीस थे उनको उस वाले हिस्से में, जो अभी का अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, उसमें से उनको बोला कि ठीक है आप लोग यहाँ पर रह सकते हो। तो वो लोग वहाँ पर रह गए। तो उस रीजन में जो भाषा बोली जाने लगी वो लगभग कुछ एक ग्रीस भाषा से मिलती थी। दूसरा मैं बताऊंगा कि अरामाइक, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये अरामाइक है। अब व्हाट इज अरामाइक? अब अरामाइक भाषा जो है वो हमारी कुछ एक भाषाओं से मिलती है। हमारे ईरान की भाषा से मिलती है, सीरिया की भाषा से मिलती है, और इस टाइप की भाषाओं से हमारी ईरान की जो अरामाइक है वो मिलती है। आप पाएंगे कि अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, जो कंधार की बात की जा रही है, दैट एक्चुअली बॉर्डरिंग ईरान। सो ऑफ कोर्स देयर विल बी सम कनेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। जब हम एक अगल बगल, मान लीजिए कि यूपी और हरियाणा वाले जब एक साथ रहते हैं, तो उस बॉर्डर पे जो हरियाणा वाले हैं वो थोड़ा यूपी टाइप बोलने लगेंगे, यूपी वाले हैं थोड़ा हरियाणा टाइप बोलने पड़ेंगे। मतलब कि भाषाओं का प्रभाव, खान पान का प्रभाव, रहन सहन, बोलचाल, सारी चीज़ों का प्रभाव
आपस की प्रॉक्सिमिटी की वजह से बढ़ जाता है। दैट्स वाई ये जो अफगानिस्तान का कंधा वाला एरिया है, इट इज़ एक्चुअली बॉर्डरिंग ईरान, इसलिए वहाँ पे अरमेइक भाषा वहाँ पे प्रोमिनेंट रही होगी। तो ग्रीक और अरमेइक भाषा दोनों में लिखा गया है और ये अशोक के बारे में है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये सिर्फ आपने जाना कि इन्हीं सारी चीज़ों से हमें हिस्ट्री का पता नहीं चलता, कुछ एक और चीज़ें हैं विच टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट, कुछ और चीज़ें हमें अपने हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। अब जो भी लोग इन पुरानी चीज़ों के बारे में जो कि पहले यूज हुई हैं, इस तरह से बनी हुई हैं, उसके बारे में अब ये पढ़ेगा कौन? ये जो मैंने बताया कि ग्रीक भाषा लिखी है, अरमेइक भाषा लिखी है, हु इज़ गोइंग टू स्टडी इट? बिकॉज इट्स नॉट कंटेम्प्रेरी ग्रीक और कंटेम्प्रेरी जो अरमेइक। अभी के लोग जो सेम भाषा वाला, अभी मैं भी संस्कृत जानता हूँ, बट आई कैनॉट रीड द संस्कृत विच हैज़ बिन रिटन अराउंड मतलब 1000 और 2000 ईयर्स अगो, क्योंकि उसमें चीज़ें डिफरेंट थीं, लिखने का तरीका डिफरेंट था। तो ये लोग कौन लोग इसको पढ़ते हैं? तो आप जानिए कि जो भी पास्ट में चीज़ें यूज़ हुई थी उसके बारे में जो लोग स्टडी करते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं कि दे आर आर्कियोलॉजिस्ट। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या है? वो जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, उसकी स्टोन्स, ब्रिक्स, वो बिल्डिंग कैसे बनी है, उसकी पेंटिंग क्या है, या फिर अगर कोई मूर्तियाँ वगैरह है उसके बारे में वो एक्सप्लोर करते हैं। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी, उनको लगा कि यहाँ पे हो सकता है कि पुराने रिमेन्स रहे हों किसी बिल्डिंग वगैरह के, या फिर बहुत हज़ारों, 1500, 2000 साल पहले की हो सकती है कोई जगह रही हो, तो उसका एक्सकेवेशन कराते हैं। एक्सकेवेशन का मतलब है कि ज़मीन की खुदाई करा के उन चीज़ों को बाहर निकलवाते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड के साथ चीज़ें जो हैं वो धीरे 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 नीचे चली जाती हैं। तो अब ये जब एक्सकेवेशन कराते हैं तो वहाँ से वो टूल्स प्राप्त करते हैं, वेपन वहाँ से अगर कोई पुराने टाइम का मिल गया, कुछ बर्तन मिल गए, या फिर कुछ पैन, तस्तरी वगैरह जिसमें वो लोग खाना पकाते होंगे, कुछ गहने मिल गए या कॉइन्स मिल गए, इन सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करते हैं। कुछ एक तो इसमें से बोन या एक बिग क्लियर मेटल को भी इकट्ठा करते हैं। अब इनको इकट्ठा करने से होगा क्या? ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू। देखिए, आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक ये पॉट दिया गया है, ओल्ड सिटी में मिला है लगभग 4700 ईयर्स अगो। 4700 ईयर्स अगो कहने का मतलब है कि 2000 अभी का, मतलब कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टाइम का ये है, लगभग 2700 BC के आसपास का है, राइट? मैं जस्ट टाइम से एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है? तो ये पॉट देख लीजिए। अब इसके ऊपर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं और काफ़ी मतलब मोटिव से बने हुए हैं। व्हाट इट टेल्स? चलिए, मैं तो नहीं जानता हूँ, बट एटलीस्ट आई कैन गेस। ये गेसिंग क्या है? अगर उस समय के बर्तन पे आकृतियाँ बनी हैं, वो ये चीज़ दर्शाती है कि उन लोगों के ट्रेड में कितना अच्छा रहा होगा। कि मीन्स अगर आप चीज़ों को उकेरते हैं कहीं पे, तो हो सकता है कि हम जानते हैं कि उस समय नगरीय व्यवस्था थी, तो उस समय ये चीज़ें अच्छी बिकती होंगी। तो इट टेल्स अबाउट कि उस समय का आर्ट कितना डेवलप्ड था, राइट? एक तो हमारा आर्ट कितना डेवलप था, दूसरा ये भी हमें बताता है कि ये ट्रेड में यूज होता था, कि पीपल विल लाइक इट, देन ओनली पीपल आर गोइंग टू बाय इट। तो ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। फिर इसके राइट साइड में देखिए, ये हमें सिल्वर कॉइन्स मिले हैं, जो कि लगभग 2500 ईयर्स अगो के हैं, लगभग, मतलब कि ये महाजनपदास वाला जो टाइम है, मतलब बिंबिसार का, अजातशत्रु, या फिर आप चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका वगैरह के टाइम के पीरियड का ये हमारा चांदी के सिक्के मिले हैं। तो चांदी के सिक्कों पे भी कुछ ग्राफिक्स बने हैं। अब अगर उसके ऊपर कुछ ग्राफिक्स हैं तो वो हमें क्या बताते हैं? सपोज अगर उन चांदी के सिक्कों के ऊपर, एक तो चांदी का सिक्का मिलना ही ये बात बताता है कि उस समय का जो भी वहाँ के लोग रहे होंगे, दे वर नोइंग कि हाउ टू एक्सकेवेट जो भी मिनरल्स हैं, चांदी कैसे बनाएं, कहाँ से निकालें। इतना तो उनको गिल्ड और उतनी स्किल तो होगी, तभी तो चांदी के सिक्के बना रहे हैं। एक दूसरा, वहाँ पे व्यापार का ऐसा सिस्टम होगा, ट्रेड बताता है, बिल्कुल बताता है। अगर इसके ऊपर कुछ आर्ट बना है और इसको अगर चूंकि कॉइन का रूप दिया गया है, दैट मीन्स अ सिस्टम ऑफ ट्रेड होगा, कि एक हमने कॉइनेज दे दिया और यही चीज़ है, इसकी इतनी कीमत रहेगी, इसमें इतना सामान मिलेगा, ये भी बताता है। दैट मीन्स अगर ये है
तो कोई एक अच्छा रूलर होगा, तब तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही होंगी या फिर पॉसिबल हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी कॉइन के ऊपर कोई देवी बैठी हैं फूल के ऊपर, इसका मतलब कि गॉडेस की लोग पूजा करते थे। उनके हाथ में बीड़ा है, इसका मतलब कि लोगों में हो सकता है संगीत भी फेमस रहा होगा। तो इसी तरह से ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये चीज़ों को रिलेट करते जाते हैं। मतलब कि अगर उनको कॉइन मिल गया, पॉट मिल गया, तो मान लीजिए कि लिखित स्रोत तो हमको कुछ मिला नहीं, लेकिन उस टाइम का अंदाजा वो लोग ऐसे ही लगा लेते हैं। घरों का एक्सकेवेशन किया, वहाँ पे रोड सड़कें कैसी हैं, नाली की व्यवस्था कैसी है, पूरी जो सिंधु और हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जो भी कहानी मिलती है, इट्स नोवेयर रिटन, और अगर रिटन भी है तो इट हैज़ नॉट बीन रेड येट, आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। तो सारी चीज़ें बस एक अप्रॉक्सीमेशन है, और अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है। लाइक मैंने आपको सिक्कों से बताया कि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल थी, तो जो लोग वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, एक्सकेवेट कर रहे हैं, हाउ दे कैन रिलेट द थिंग्स। ओके, नालियाँ जो हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसका मतलब नगरीय व्यवस्था अच्छी थी, वहाँ के लोग सैनिटेशन पे ध्यान देते थे। उसके बाद से ये सारा अच्छी रोड्स काट दी थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट दी थी, इसका मतलब कि जो भी वहाँ के लोगों का ये मकान बनाने का या सिर्फ मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी, और ये चीज़ें तभी पॉसिबल थी जो एक अच्छा एक रूलर होगा। तो ये सारी चीज़ें ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ऐसे ही चीज़ों को रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों को नहीं उठाते, उसके अलावा वो क्या क्या उठाते हैं, बोन्स ऑफ एनिमल्स, आप देख सकते हैं बोन्स उठाते हैं, बर्ड्स के, फिश के, ये पता करने के लिए कि उस समय के लोग क्या क्या खाते थे। अब प्लांट तो कुछ एक बहुत ही कम बचे होंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे सीड जो हैं जो कि वुड में या आसपास में जल गए हों या फिर चार्ट फॉर्म में हैं, उससे भी ये लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उस समय के लोगों की फूड हैबिट्स क्या थी, कि वो मांसाहारी थे, शाकाहारी थे, ये सारी चीज़ें ये लोग पता लगा लेते हैं। उसके अलावा अगर वहाँ के लोगों का किसी का कंकाल मिल गया तो उससे ये पता लगा सकते थे कि उसके चेहरे का फॉर्म कैसा हो सकता है, उसकी कार्बन डेटिंग वगैरह करके ये पता लगा सकते हैं कि वो कितने हज़ार साल पहले का या कितने 100 साल पहले का है, ये सारी चीज़ें वो पता कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी स्कॉलर्स पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो जब भी किसी चीज़ के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में कहते हैं, तो वो उसमें एक सोर्स वर्ड का यूज़ करते हैं कि अगर मैं ये जानकारी दे रहा हूँ तो किस सोर्स के हिसाब से दे रहा हूँ। तो कुछ कहेंगे कि ठीक है, मैंने मनुस्क्रिप्ट्स जो हैं देखी हैं एंड आई हैव रेड दैट, या फिर किसी रेफरेंस से मैं जानता हूँ और इस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है, ये इसका सोर्स है। दूसरा कुछ इंस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगे, जैसे मैंने बताया स्टोन्स वगैरह या रॉक एडिक्ट्स के बारे में बताएंगे, कुछ एक ऐसे ही चीज़ों को बताएंगे, और इन्हीं चीज़ों को पीस बाय पीस कंस्ट्रक्ट करके ये हिस्टोरियन सारी चीज़ों का पता लगा लेते हैं। ये बिल्कुल ही एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं, एक मतलब पूरे ये एक साइंस ही है जो सारे सोर्सेस को लेकर के और पूरी जो 2000 साल पहले की जो हिस्ट्री रही होगी उसको रिक्रिएट कर देते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। तो अब हमने ये जाना कि ये हमारा पास्ट होता क्या है, लेकिन इस बुक का नाम जो है आवर पास्ट नहीं है, आवर पास्ट है। इसमें एस लगा हुआ है, मतलब कि हो सकता है एक से ज़्यादा पास्ट हो। तो एक से ज़्यादा पास्ट होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें बताती हैं कि उस समय का जो समाज था वो भी बना हुआ था। जैसे आज के समाज में देर आर डिफरेंट स्टेटा, सम देर आर फ्यू हु आर वेरी मच सोशियो इकोनॉमिकली गुड, कुछ एक जो हैं काफ़ी हाशिए पे हैं, कुछ एक जो मिडिल क्लास हमारे आपके जैसे लोग हैं वो ऐसे हैं। उस समय में भी आप पाएंगे कि जो लाइफ ऑफ हर्डर फार्मर्स वो डिफरेंट होती थी किंग्स और क्वीन से, जो मर्चेंट्स होते थे वो डिफरेंट लाइफ जीते थे, क्राफ्ट्समैन डिफरेंट लाइफ जीते थे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आज के ही जैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि अंडमान में भी आप जाएंगे तो अंडमान में आज भी जो वहाँ के सोमपेन हो गए या फिर दूसरे सेंटिनल्स हो गए और कई एक हैं अंडमानीज हो गए, वो आज भी तीर धनुष और इन सब चीज़ों से शिकार करते हैं।
आप पाएंगे सेंटिनल्स तो आज भी लगता है जैसे वो हमारे स्टोन एज में ही फंसे हुए हैं। तो इस तरह से कैसे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह का यूज़ करके अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब कि ये जो हम पास्ट की बात करते हैं, इट्स नॉट अ सिंगल पास्ट, इट्स पास्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर एंड द डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टाइल। उसके अलावा कई एक बार ऐसे किंग्स वगैरह जो होते हैं वो बैटल्स वगैरह लड़ते हैं, उनके साथ कुछ एक विद्वान होते हैं, अपनी विक्ट्रीज को उनसे वो लिखवाते हैं। अब अगर मैं राजा हूँ, खुद सोचिए मैं राजा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे जीत हासिल की है तो मैं हिस्ट्री को अपने हिसाब से लिखवाऊंगा। अगर कोई दूसरा होगा तो उसको अपने हिसाब से लिखवाएगा। अगर मुझे बाद से आज के 1000 साल बाद हम दोनों की लिखी हुई चीज़ें किसी और को मिले तो द थिंग्स बिकम डिफरेंट। अगर वो पढ़ने लायक है तो मालूम चला कि ये दो सोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट पास्ट बताती हैं, एक ही घटना के बारे में दो दो इंटरप्रिटेशन है, इसलिए इनको कहा गया है कि ये डिफरेंट पास्ट है। लेकिन जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये हमें बिल्कुल ही बताते हैं कि उस समय उनकी लाइफ कैसे रही होगी, और लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट सारी बातें नहीं जान पाते हैं, वो जस्ट एक अप्रॉक्सीमेशन है और आज भी बहुत कुछ जानना बाकी है। अब थोड़ा सा आप जानिए कि मैं बीच में कई बार यूज़ किया BC का और कुछ एक बार यूज़ किया AD का, ये कैसे काउंट होता है बिल्कुल ही आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये अंग्रेज़ों का सिस्टम जो हमारा जॉर्जियन कैलेंडर है उसको मानने का एक तरीका है, और आज भी इंडिया में जो हमारे अपने हिस्टोरियंस हैं उसी को चूँकि एक रेडी रेफरेंस मिल जाता है और हर एक जगह की हिस्ट्री को एक दूसरे से रिलेट करने के लिए हम इसको एक जैसा लेके चलते हैं। तो चलिए, BC का मतलब होता है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, राइट। ऐसा माना जाता है कि क्राइस्ट के जन्म से पहले, तो मान लीजिए कि अगर आज हम 2020 में हैं और आज से लगभग 2020 ईयर्स अगो क्राइस्ट बर्थ, राइट, ये हुआ होगा, तो ये जो घटना है 00 से लेकर के 2020 तक, इसको हम कहते हैं AD। AD का मतलब होता है अनु डोमिनी, राइट। अनु डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड कहने का मतलब कि जिस साल में क्राइस्ट ने जन्म लिया उसके बाद से जो दिन हैं वो AD काउंट होंगे। तो मान लीजिए कि 00 में उनका जन्म हुआ था, तो उस दिन से लेकर के आज क्राइस्ट के जन्म के 2020 साल हो गए, तो ये सारा पीरियड AD में काउंट किया जाएगा। अब इसके अलावा इसको हम AD को एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं CE। CE का मतलब होता है कॉमन एरा, राइट। तो ये क्राइस्ट का जन्म ही हमारा मिड है। क्राइस्ट मान लीजिए 00 में थे, अब यहाँ से 2020 हो गया, ये पूरी घटना आप इसको AD कह लीजिए या फिर इसको CE कह लीजिए। और इससे पहले की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी घटना हमारी, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, वो सारी की सारी घटनाएं हैं, उसको हम बोलते हैं BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। मतलब अगर मैं बोलूँ 2500 BC, मतलब आज से 2020 साल तो ये काउंट कर लीजिए, उसके बाद वो 2500 साल काउंट कर लीजिए और उतने दिन हो गए, उतना आप लिख सकते हैं बिफोर पीरियड। आई होप कि आपको BC और AD समझ में आ गया होगा। लास्टली थोड़ा सा अब हम इसको ख़त्म करने पे ही पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि एक इंस्क्रिप्शन हमारे सामने है। इस इंस्क्रिप्शन में क्या है, ये इंस्क्रिप्शन जो है वो इजिप्ट में मिला है और आज से लगभग 5000 साल पहले का है, इजिप्ट में। और इजिप्ट जो है वो हमारी नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये जो सबसे पहली बात है, ये तो हार्ड सरफेस पे लिखा है। हार्ड सरफेस का मतलब या तो ये स्टोन हो सकता है या फिर हमारा मेटल हो सकता है। ये क्या है, इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन। और जो भी चीज़ें जब ये किसी लेटर से या लैंग्वेज से, लेटर से, देखिए लेटर ABCD या जो भी हो सकता है कि इजिप्ट में इजिप्शियन भाषा की तरह लिखा है, तो उनके में जो भी वर्णमालाएं ABCD जो भी चीज़ें होती होंगी तो वो लेटर हो गया। या साइन वो अगर ऐसे
कहीं देखिए बर्ड बना दिया, कहीं लॉयन बना दिया। इन सभी को मिला करके लेटर प्लस साइन हमारा मिला करके होता है स्क्रिप्ट, राइट। तो ये हार्ड मेटल पे इंस्क्रिप्टेड है और इसमें लेटर और साइन दोनों है, तो ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट है। जो अगर ये पढ़ लिया गया तो जब पढ़ने के लिए जो भाषा यूज की जाएगी वो होगी लैंग्वेज। तो ये जो भाषा है इसको कैसे विद्वानों ने समझा है मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है कि 5000 साल पहले का ये इजिप्ट का मिस्र क्या के बारे में है। देखिए कि मिस्र में खासकर ये कहाँ के बारे में है। एक रोसेटा है, रोसेटा आप इजिप्ट के नॉर्दर्न कोस्ट पे है, यहाँ से ये इंस्क्रिप्शन स्टोन मिला है। और इसमें जो भाषाएं हैं इसमें 3 लैंग्वेजेस हैं, राइट। एक तो हमारी हो गई ग्रीक और 2 टाइप्स ऑफ इजिप्शियन लैंग्वेज। अब ये चूंकि 3 भाषाएं इसमें आपको मिली हुई हैं, अब जो भी स्कॉलर्स जो कि ग्रीक भाषा जानते थे उस समय के राजा रानी के बारे में, उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये किंग और क्वीन के बारे में लिखा गया और इसको कारतूस कहते हैं। क्या कहते हैं? कारतूस। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ग्रीक्स और इजिप्शियन साइन को एक के साथ एक रखा। देखिए पीछे पेज पे हम चलते हैं दोबारा। ग्रीक और इजिप्शियन साइन को इन्होंने क्या किया है, एक के साथ एक रखा है यहाँ पे। जैसे लायन स्टैंड फॉर एल और ये बर्ड स्टैंड फॉर ए, तो लायन। और इस तरह से दोनों तीनों भाषाओं को एक साथ मिला करके धीरे धीरे इन्होंने डेसिफर कर लिया और इसके बारे में जानकारी कर ली। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है हमारा पूरा हिस्ट्री। आपने जाना कि कैसे हम अगर 100 साल पहले की घटना है तो उसके क्या सोर्स है कैसे जानेंगे, 1000 साल पहले की घटना है क्या सोर्स है कैसे जानेंगे। अगर कुछ एक ऐसी जगह तो सोर्सेस के बारे में आपने जाना कि मनुस्मृतियाँ जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, मैं आपको बार बार मनुस्मृतियाँ बोल रहा हूँ, वो डिफरेंट चीज़ होगी। मैन्युस्क्रिप्ट जानिए तो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ और पाम के पत्ते पे लिखा गया होता है या फिर बर्च किसी पेड़ की छाल पे लिखा होता है, बांध के रख देते हैं। कईयों को कीड़े खा गए हैं। उसके अलावा कुछ एक जगहों पे कहीं कहीं पे रॉक्स पे मेटल्स पे इंस्क्रिप्ट करके ऐसे लिखा गया है। अब ये लिखने के बाद और क्या क्या, कहीं पे कॉइन्स वगैरह पे आपको मिल जाता है कि कॉइन्स पे क्या क्या इंस्क्रिप्शन है, उसको कैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं बोन से, और वहाँ पे कोई टूल मिल गया या दूसरी चीज़ जो हाउस का फॉर्मेशन है कैसे उसका आर्किटेक्ट है, उससे चीज़ों को फॉर्म करके हिस्ट्री को बताते हैं। हमने जाना कि भारत में जो है हमारा बिंद वाला एरिया था, वहाँ पे राइस पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था, राइट। उसके अलावा जो गारो हिल्स में भी एग्रीकल्चर के जो ये स्रोत मिले हैं, सबसे पहला एग्रीकल्चर 8000 ईयर्स अगो हुआ था, खासकर सुलाइमान और किरतार वाली जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, जो हमारे वेस्टर्न पाकिस्तान में अभी ये पड़ती हैं, ऊपर वाला जो हमारा बलूचिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे। तो इस तरह से, और उसके बाद हमने जाना था कि कैसे जो इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं वहाँ पे कैसे सिविलाइजेशन फॉर्म हुई थी 4700 ईयर्स अगो, मतलब जो हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं हैं। फिर ये सभ्यताएं कैसे सिंधु के पास से घट करके फिर हमारे जो गंगा का जो मैदान है वहाँ पे ये चीज़ें ये शुरू हुई थी। मगध के बारे में जाना और कैसे जाना कि अफ़गानिस्तान में भी कांधार की चीज़ मिलती है, और कैसे हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट इन सारों को कलेक्ट करके काफ़ी अपने स्टडीज़ के हिसाब से इन चीज़ों को रिक्रिएट करते हैं। तो हिस्ट्री काफ़ी ही अच्छा है। सेकंड चैप्टर लेकर के मैं जल्द ही आऊँगा, प्लीज़ इसको देखिए समझिए। और अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं आपके लिए सबसे अच्छा है। अगर आप यूपीएससी या सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना अच्छा तरीके से आपको बताया, एक्सप्लेन किया, ये लगभग चीज़ें ऐसे आपको नहीं मिलेंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इसको लाइक कीजिए, रॉयल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।